टीचर डॉक्टर्स ने आज नीट 2023 एग्जाम जो बच्चों में दिया वो क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन अभी हम तीनों देने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा किरण सर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा नायडू सर। हम तीनों हमारा स्टार क्लासेस में हमारा बच्चों बोलता अरे केमिस्ट्री बोले तो त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति बोलता। सो इतना अच्छा इजी सिंपल मेथड में केमिस्ट्री बच्चों को आसान कर दिया। आज बोल रहे हैं केमिस्ट्री पेपर बहुत टफ है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, इतना इजी लग रहा है पूछो मत। सो फर्स्ट लेट वी हैव टू स्टार्ट वन बाय वन क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बेटा। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में हेटेरोलेप्टिक होमोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक बोले तो 2-3 लिगैंड्स होना चाहिए, होमोलेप्टिक बोले तो एक ही लिगैंड, कॉम्प्लेक्स में एक ही लिगैंड होना चाहिए। सो इसका एक ही लिगैंड है तो सेम लिगैंड है तो उसको क्या बोलता, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। बाकी पूरा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन, इधर असर्शन रीजन, इस बार असर्शन रीजन क्वेश्चंस ज्यादा हो गया, मींस 4 असर्शन रीजन क्वेश्चंस हो गया। उसका वजह से बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी ऐसा लग रहा है, बट ये भी बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन में दिया इन द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ओके ना। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन एन। इधर बच्चों कंफ्यूजन क्या होता है, एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट वर्ड। सो रीजन में दिया E cell is intensive property, means it is not depends on the mass. Delta G is the extensive property, means it is depends on the mass as well as number of moles, mass as well as moles, means ये delta G is depends on the number of moles of electrons। इसका वजह से तुमको region is the correct explanation for the assertion। Are you understand the point? Yes. Next one, इंटर, हमको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। सो क्या है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्ड और डिस्पर्शन नहीं तो लंडन फोर्सेस। केमिकल बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं है, द केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता, सही है ना प्यारी। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या बोलता तुमको, डी छोड़ के सब, डी छोड़ के सब, ए बी सी इज कॉल्ड एज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द magnetic quantum number and azimuthal quantum number. Magnetic quantum number tells about the number of orbitals. To find the number of orbitals we have 2l plus 1 formula. उसमें से m minus 1 is equal to 2l। क्वेश्चन में तुमको रिलेशन थोड़ा घुमा के पूछा, रिलेशंस तुमको l is equal to m minus 1 by 2। सो इसका आंसर तुमको सेकेंड ऑप्शन। बेटा इतना इजी लग रहा है, इतना इजी लग रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री सब क्वेश्चंस में जो पढ़ाया 100% मेरा नोटबुक्स में आया। डॉन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाए तो आना ही चाहिए, याद रखना चाहिए, समझ में है ना। कौन पढ़ा रहे तुमको फिजिकल केमिस्ट्री, यू वी राव सर पढ़ा रहा। एक क्वेश्चन मेरा बुक से बाहर आए तो देखो 100% मेरे बच्चों ऐसा फटा सॉल्व किया, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट वन, इन सडन रिएक्शन द रेट K is equal to A square into B when initial concentration of A is triple और keeping concentration of B is constant। अरे बाप रे कितना इजी है प्यारे, में आपको मैं पढ़ाया ऑलरेडी। रेट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट और एक्सेस अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। तुमको रेट ला दिया, सो एक्सेस अमाउंट है ना, सो रेट बी का ऊपर डिपेंड नहीं होता। सो कंसंट्रेशन ऑफ ये ट्रिपल किया तो रेट बिकम्स टू 9 टाइम्स, ठीक है ना। क्या डिफिकल्टी है तुमको, इतना इजी क्वेश्चन पेपर गया।
A compound is formed by two elements A and B. The B form a cubic close packed structure. Hey, CCP बोले तो Z value 4, octahedral wide is equal to 4, tetrahedral wide is equal to 8. B at CCP बोला. So B atoms कितना होता? B atoms कितना होता? 4 atoms होता. नेक्स्ट ये ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स. सो ये 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स 1/3 इंटू 8 8/3. सो B4 ये 8/3, B12 ये 8. कैंसिल करो. तुमको लगता B3 A2 इज द फॉर्मूला. क्वेश्चन में x प्लस वाई पूछा. x वैल्यू इज इक्वल टू 3, y वैल्यू इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इतना इजी है बाप रे, इतना इजी है फिजिकल केमिस्ट्री. आपको एक क्वेश्चन भी 1 मिनट का ऊपर नहीं जाता, 1 मिनट का अंदर क्वेश्चन सॉल्व होता. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस आया. इसका वजह से क्वेश्चन लेंथी लग रहा है बट बहुत इजी बेटा. केमिस्ट्री पेपर इजी है, बहुत इजी है. एटम ऑफ ऑल 3 एलिमेंट्स आर कंपोज्ड. अरे एटम का अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता, 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है. सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg करेक्ट है. नेक्स्ट ऑल आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज करेक्ट है. देखो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का अंदर होता, उसको न्यूक्लियस बोलता. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सो बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये थोड़ा ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा, बहुत पहले 8, 9, 10 साल का पहले ऐसा एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया. उसके बाद अभी ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिया, फिर भी इजी है. और नेक्स्ट वन इज अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन which of the following molecule or ion act as a Lewis acid. प्यारी क्वेश्चन में बोला लिविस एसिड. देखो लिविस एसिड का मीनिंग क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम. ज्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता, देखो इतना इजी है. सो लिविस एसिड का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए उनका पास वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए. BF3 is an example of electron deficient compound. BF3 is an example of electron deficient compound. उनका पास वेकेंट ऑर्बिटल होता, इसका वजह से it act as a Lewis acid. ठीक है ना? Yes. The correct option for mass. ये तो है तो हमारा बुकलेट का डायरेक्ट है. हमारा बुकलेट में इधर 10% है बट इधर 20% एज इट इज क्वेश्चन हमारा बुकलेट में. ठीक है. द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 grams ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन. बेटा आपको भी मालूम है CaCO3 gives rise to CaO plus CO2. कंपैरिजन किसका? CaCO3 plus CO2. प्यारी मोल कॉन्सेप्ट रहा, मेरा हार्ट सोल टॉपिक है. ट्यूशन एरिया में मोल कॉन्सेप्ट मेरा जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता बेटा. इतना भारी भारी ट्रिक यूज करके आसान इजी मेथड में मैं पढ़ाता तुमको. मैं कैसे एक्सप्लेन किया? CaCO3 gives rise to CO2. 100 grams CaCO3 gives 44 grams of CO2. बट क्वेश्चन में CaCO3 20 grams ले लिया. 20 grams में 20% प्योर मीन्स 20% रिएक्ट होता. 20 grams में 20% बोले तो कितना? 4 grams रिएक्ट होता. सो 4 grams ऑफ CaCO3 रिएक्ट है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 विल फॉर्म? क्या होता? 4 इंटू 44/100. कैलकुलेट करो. 4 4s are 16, 16, 16. इधर 6 आया ना, सो यही राइट आंसर. करेक्ट है ना प्यारी? यस. गो फॉर नेक्स्ट वन. यस. मैं ज़्यादा बात कर रहा ऐसे नहीं है बेटा. क्वेश्चंस बहुत इजी है. तुमको पेपर बहुत इजी गया, डिफिकल्टी नहीं गया, बहुत इजी गया बेटा.
Which among the following option is correct graphical representation for the Boyle's law? प्यारी बॉयल्स लॉ स्टेट्स ऑफ मैटर में, अरे बाप रे इतना इजी है। इस बार सॉल्यूशन चैप्टर का अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर में 2 क्वेश्चंस आया। बॉयल्स लॉ क्या है? P is inversely proportional to the volume at constant temperature। दोनों में ले लिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बट क्वेश्चन में तुमको फॉर एग्जाम्पल ऐसा लाइन ले लो, ठीक है ना, ये प्रेशर और T2 में ये प्रेशर और T1 में ये प्रेशर। आपको PV इज इक्वल टू NRT में मालूम है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। समझ में आया ना? इसका वजह से हाई प्रेशर का पास जो टेम्परेचर वो भी हाई होता, इसलिए T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो मैं आज प्रूव करता, मैं क्यों प्रूफ देता। हमारे का जितना क्वेश्चंस हमारा बुकलेट में, हमारा नोट्स में और हमारा टेस्ट सीरीज में आया बोल के विथ परफेक्ट एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करके देता, ठीक है ना? यस, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलार सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी दिया तुमको, सेंटीमोलार सॉल्यूशन एंड रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू दिया तुमको, द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट। प्यारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना सिंपल क्वेश्चन आया, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आया, ठीक है ना? तुमको मालूम है कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू G इंटू L बाई A, बट कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, सो K इज इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई। क्वेश्चन में तुमको K वैल्यू दिया, R वैल्यू दिया और L बाई A वैल्यू पूछा, L बाई A वैल्यू। फिजिकल केमिस्ट्री डायरेक्ट क्वेश्चंस रहा बेटा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आया, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। देखो ये क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और केमिकल काइनेटिक्स में भी आता। द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन ए रिएक्शन A प्लस B, देखो कंसंट्रेशन ऑफ A 2, कंसंट्रेशन ऑफ B 3, कंसंट्रेशन ऑफ C 10, कंसंट्रेशन ऑफ D इज इक्वल टू 4 एट 300। डेल्टा G वैल्यू पूछा, बट इक्वेशन का सबसे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc आया, बट क्वेश्चन में डेल्टा G पूछा। द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड Kc कैसा लिखना? डेल्टा G इज इक्वल माइनस 2.303 RT इंटू लॉग Kc। सो R वैल्यू 2 ले लिया। ऐसा क्यों ले लिया? ऑप्शंस देखना, ऑप्शंस में तुमको कैलोरीज पूछा ना प्यारी, इसका वजह से R इज इक्वल टू 2 कैलोरी, T वैल्यू 300, लॉग 10 कैलकुलेट किया तो यू विल गेट द डेल्टा G वैल्यू। क्या डिफिकल्टी है प्यारी? इतना इजी है, इतना इजी है। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल? ये देखो मोनो NaH3, ये मोनोडेंटेट लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड, these two are the also monodentate ligand, but ये monodentate, but En is the chelating ligand। En बोले तो इथालीन डाइअमाइन, फॉर एग्जाम्पल मैं CO+3 ले लिया, ठीक है ना प्यारी, CO+3 ले लिया, इधर तुमको इथालीन डाइअमाइन, सो इधर और इधर, सो क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज चिलेशन, इट इज कॉल्ड एज चिलेटिंग लिगैंड। चिलेटिंग लिगैंड का वजह से ये कॉम्प्लेक्स क्या होता? स्टेबल। सो फोर्थ ऑप्शन मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ चिलेटिंग लिगैंड। सो ऑन बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स, अरे बाप रे, देखो ये क्वेश्चन देखने के और मुझको हंसने लग रहा है। ये क्वेश्चन में बच्चों को सॉल्व करने के लिए एक मामा ट्रिक बोला है, याद है ना मामा ट्रिक? तुमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शंस इधर सब्स्टिट्यूट करना, ट्रायल एंड एरर मेथड में। देखो मैं क्या किया, डायरेक्ट सेकंड ऑप्शंस ले लिया, ये 1 इधर 3 ले लिया, इधर 8 ले लिया, डायरेक्ट ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके डायरेक्ट ऑप्शंस सब्स्टिट्यूट किया।
डायरेक्ट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट किया तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पूरा क्या होना चाहिए, यस इक्वल होना चाहिए, सही है ना, यस। सो ऐसा आप कैलकुलेट किया तो सेकंड ऑप्शन में तुमको 100% इक्वेशन बैलेंस हो जाता। मैं बोले ना तुमको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करो बोल के, सो सेकंड ऑप्शन तुमको आ जाता। नेक्स्ट वन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइस इन 1 यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। प्यारी तुम एफसीसी में जेड वैल्यू 4 में क्या टीच किया तुमको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होता, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होता। सो हर बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता, 4 बॉडी डायगोनल्स उसका मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटल 4 होता, उसमें एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर मींस बॉडी सेंटर में कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता। 3 octahedral voids at edge center means 3 edge center shared by 4 unit cell, edge center shared by 4 unit cell। इसलिए आपको हर क्या बोले इधर octahedral void, हर octahedral void shared by 4 unit cell, इसलिए एड्ज में हर एड्ज में आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होता, 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता, 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता। नेक्स्ट वन, सो थर्मोडायनेमिक्स में मैं सोचा है कि थोड़ा मेरा बच्चों को डिफिकल्टी लगता बोल के बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत भयानक प्रैक्टिस किया, इतना सिंपल क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन ऐसे देखने के बाद मुझको हंसने लग रहा है, क्या सॉल्व करना है इसमें। डेल्टा एच डेल्टा ई का रिलेशन पूछा, डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी, कितना क्वेश्चंस करवा के ले लिया रहा तुमको, वेराइटी क्वेश्चंस करवा के ले लिया, ठीक है ना, यस। आज मेरा पार्ट हो गया, अभी नेक्स्ट पार्ट तुमको कंटिन्यू करता मेरा किरण सर। हाँ देखो, in the Lessons extract of an organic compound both nitrogen and sulfur are present which gives blood red color with Fe+3 due to the formation of। देखो जब भी हम Lessons solution बनाता है उसमें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर भी है नाइट्रोजन भी है, तब जब हम Lessons solution बनाता है उसमें क्या रहता है, NaHCN रहता है। क्या रहता है, NaHCN। जब NaHCN Fe+3 के साथ रिएक्ट होगा हमको क्या बनता है, ब्लड रेड कलर बनता है। क्या बनेगा, ब्लड रेड कलर। ब्लड रेड कलर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSCN+2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ अब देखो इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन में देखो 55 स्टेटमेंट 1 क्या दिया, ये यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ये सही है, अगर हमने शुगर लिया है फर्स्ट पोजीशन में बेस है तब वो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। ये सही है। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखो, सब लोगों को लगता है ये सच है लेकिन ये गलत है। क्यों, देखो व्हेन ए न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू phosphorus acid at 5th position of sugar gives nucleotide दिया, या phosphorus acid नहीं है, कौन सा एसिड होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। तो अब क्या होगा, स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 1 करेक्ट। कहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो आंसर क्या होगा, 4 होगा। ये ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करने का चांसेस है। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है अल्कोहल रिएक्ट विथ HBr, हमको प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो अगर हम HBr हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे, पहले H+OH के साथ रिएक्ट होगा, जब H+OH के साथ रिएक्ट होगा हमको क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। जब भी कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ क्या होता है, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ से क्या होगा, हाइड्रेट शिफ्ट होता है। जब भी हाइड्रेट शिफ्ट हुआ है हमको स्टेबल कार्बोकैटायन बनता, CH3 प्लस CH2 CH3। यह स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के बाद यह क्या रिएक्ट होगा, Br माइनस, यह अटैक होगा, हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CBr CH3 CH2 CH3। हमको क्या ऑप्शन होगा,
सेकंड ऑप्शन होगा CH3 CH3Br CH2 CH3। क्लियर है? यह इंटरमीडिएट कार्बोकैटियन है, रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद Br माइनस अटैक होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन। देखो, नियोप्रीन एक पॉलीमर है और नियोप्रीन के लिए मोनोमर कौन है? क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या होगा? 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइइन। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अब देखो, जब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हम पहले रिएक्ट किया है कॉपर 1 साल्ट्स के साथ, जब हम कॉपर 1 साल्ट्स के साथ रिएक्ट किया, कौन सा रिएक्शन होगा? सैंडमेयर रिएक्शन होगा। पहले हमको प्रोडक्ट क्या बनता है? फर्स्ट स्टेप में हमको प्रोडक्ट बनेगा, जब हमने डाइजोनियम साल्ट रिएक्ट किया है कंपाउंड 1 रिएजेंट 1 के साथ, हमको बनता है पहले ब्रोमोबेंजीन बनता है। जब ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमको क्या बनेगा? ग्रिग्नॉड रिएजेंट बनेगा, हमको C6H5 MgBr बनता है। देखो, हमको पता है जब भी RMGX है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जब भी RMGX है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ का R यहाँ का हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बनता है? हमको हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ हाइड्रोकार्बन क्या है? बेंजीन है। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये दिया है जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट किया है, हमको क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन बनता। क्या बनेगा? साइनोहाइड्रिन। उसके बाद क्या दिया? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो, हमको पहले क्या बना है? हमको पहले बना है साइनोहाइड्रिन। जब भी हमने H2SO4 हीट किया है, H2SO4 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो अब हमको क्या बनेगा? हमको ये कंपाउंड बनना चाहिए, और ऐसे ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन जब भी हमने एसिड लिया है, एसिड में बाय डिफॉल्ट क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा? वाटर। तब क्या होगा? ये जो साइनाइड है तब वाटर के साथ रिएक्ट होगा, जो एसिड के अंदर जो वाटर होगा उसके साथ रिएक्ट होकर हमको क्या बनता है? हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है विथ डबल बॉन्ड। सो कौन सा ऑप्शन है यहाँ? ऑप्शन 1। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ट्रैंक्विलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बार्बिट्रेट्स। इसमें कौन सा वाला बार्बिट्रेट होता है? ये तो डायरेक्ट फैक्ट है एनसीईआरटी का। कौन सा होगा? वेरोनॉल। वेरोनॉल इज दैट ओके बार्बिट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या दिया है? Zn ओके मर्क्यूरी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये रिएजेंट क्या है? ल्यूकस रिएजेंट। सॉरी, ये कौन सा रिएजेंट है? क्लेमेंसन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है? क्लेमेंसन रिएजेंट। क्लेमेंसन रिएजेंट का काम क्या है? इन एसिडिक कंडीशन वॉट एवर द कार्बोनिल कंपाउंड इज देयर, ये जो कार्बोनिल है वो किस में कन्वर्ट होता? CH2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ भी कार्बोनिल है, किस में कन्वर्ट होगा? CH2 में कन्वर्ट होगा। कौन सा ऑप्शन में वैसे है? ऑप्शन 2। देखो, यहाँ भी CO CH2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी CO CH2 में कन्वर्ट हो गया। देखो, जो भी हमने क्लास नोट्स में दिया है, जो भी हमने रिएजेंट्स लिस्ट दिया है, नेम्ड रिएक्शंस दिया है, और हमने लास्ट 1 मंथ जो रिवीजन किया है, हर क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आया है। जो हमने नेम्ड रिएक्शन दिया, जो रिएजेंट्स दिया, डायरेक्टली जो हमने डिस्कस किया लास्ट 1 मंथ रिवीजन में, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आया है। जो रेगुलर क्लास में हमने कराया वहां से भी आया, लेकिन जो लास्ट 1 मंथ हमने किया वहां से हर क्वेश्चन हमारा पेपर में है। जो हमारा स्टूडेंट्स उन लोगों को अच्छे से पता है, जो लोग अच्छे से रिवीजन अटेंड किया, यह हर क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, यहां थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्या दिया? वेट ऑफ 2 मोल्स, ये पॉइंट याद रखना। weight of 2 moles of organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate। सोडियम एथेनोएट का फार्मूला क्या है? CH3COON। ये जब हमने ये हीट किया है किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। जब भी सोडा लाइम के साथ हीट किया हमको क्या बनता है? ये Na2CO3 बाहर जाएगा, हमको क्या बनेगा? CH4 बनेगा। लेकिन यहाँ कितना बोला है? 2 मोल्स बोला है। जब 2 मोल्स रिएक्ट हो गए, यहाँ 2 मोल्स मीथेन बनेगा। 2 मोल्स का मीथेन का मास कितना होगा? 32 ग्राम्स। सो आंसर क्या होगा? हमको ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम देखो,
द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन क्या होता है, ये एन sp3 कार्बन बॉन्डेड टू अल्कीन, ये अल्कीन है, अल्कीन को जो sp3 कार्बन बॉन्ड किया है, sp3 कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। अगर वो एलाइलिक कार्बन को हैलोजन है, इसको हम क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। ये हमने नोट्स में दिया है, रिवीजन में कराया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बेंजीन रिंग देखे बेंजाइलिक सोच सकता है, लेकिन बेंजाइलिक नहीं होगा, क्या होगा, एलाइलिक होगा। अब देखो, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स प्रेजेंट्स इन पिरिडीन। देखो आपको पिरिडीन का स्ट्रक्चर पता है, पिरिडीन क्या होगा, इसमें 5 हाइड्रोजन्स होगा, ओके, और 3 पाई बॉन्ड्स, 1 लोन पेयर, और कितना सिग्मा बॉन्ड्स, देखो यहाँ 6 + 5 कितना सिग्मा बॉन्ड्स है, 11 सिग्मा बॉन्ड्स है, 3 पाई बॉन्ड्स है, 1 लोन पेयर। सो 11 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स, 1 लोन पेयर किस में है, पिरिडीन में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन एज द प्रोडक्ट। ये सब हमने इंटर कन्वर्शंस दिया है आपको बच्चों का। इंटर कन्वर्शन जो हमने दिया है, सब इंटर कन्वर्शंस में, रिएजेंट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन हमको पूछा है। अभी क्या पूछा है, विच विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन, कौन सा प्राइमरी अमाइन नहीं देता है, जब भी आइसोसाइनाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट हुआ तो कौन सा अमाइन बनता है, सेकेंडरी अमाइन बनता है। या प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 NHCH3, ये सेकेंडरी अमाइन है, लेकिन हमको क्या नहीं बनना चाहिए, प्राइमरी अमाइन नहीं बनना चाहिए। यहाँ क्या नहीं बना, प्राइमरी अमाइन नहीं बना, क्या बना है, सेकेंडरी अमाइन बना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज विच विल, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीशीज विच ओबे हकेल्स रूल। हकेल्स रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन सेटिस्फाई करेगा, ये कंपाउंड सेटिस्फाई करेगा, ये कंपाउंड का सेटिस्फाई करेगा, ये कंपाउंड सेटिस्फाई करेगा, ये कंपाउंड सेटिस्फाई। टोटल कितना कंपाउंड्स हमको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स सेटिस्फाई करेगा, टोटल 4 कंपाउंड्स हमको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये कौन सा रिएजेंट है, टोलिन्स रिएजेंट है। कौन सा रिएजेंट है, टोलिन्स रिएजेंट। टोलिन्स रिएजेंट का काम क्या है, आल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा। सो कीटोन को रिड्यूस नहीं होना चाहिए, आल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट करना है। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ एस्टाल्डिहाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है, आल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल, हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल बनता है। ये क्या है, इथेनॉल। ये को क्या ऐड किया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया है। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्किन में कन्वर्ट करेगा। जब अल्किन हमने क्या ऐड किया है, HBr ऐड किया है, हमको क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड बनता है। जब इथाइल ब्रोमाइड अगर हमने कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया है, कौन सा कंपाउंड, एराइल ब्रोमाइड के साथ, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमको क्या बनेगा, हमको अल्काइल एराइल कंपाउंड बनता है, विच इज वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। एक अल्काइल हैलाइड, एक एराइल हैलाइड, सोडियम ड्राई ईथर के साथ हमको प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओके, इथाइल बेंजीन बनता है। क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बार बार बोला था, ईथर से अगर क्वेश्चन पूछा है, रिएक्शन विथ HI का क्वेश्चन पूछेंगे। ईथर में 2 ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोला था, एक विलियमसन सिंथेसिस, एक रिएक्शन विथ HI। देखो जब भी HI अगर ईथर के साथ रिएक्ट किया, अगर ऑक्सीजन को फिनाइल रिंग है, हमेशा वो क्या बनता है, फिनॉल बनेगा। जो बाकी अल्काइल पार्ट है, CH2 पार्ट, वहां क्या अटैक होगा, आयोडीन अटैक होगा। हमको प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ आयोडीन, हमको क्या बनेगा, PHCH2I प्लस फिनॉल, PHCH2I प्लस फिनॉल। आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। क्लियर है। अभी नेक्स्ट 98। देखो ये थोड़ा ओके
क्वेश्चन अच्छा है लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ओके मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट का भी गलती नहीं होगा। क्योंकि यहां देखो पहले विच इज मोर रेडिली डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक मीडियम बोला, अभी रेडिली कभी भी डिहाइड्रेटेड बोला है, हमको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है। क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहां स्टूडेंट को कहां कहां डाउट आता है, देखो स्टूडेंट को डाउट आता है ऑप्शन 1 में डाउट आता है, और कहां डाउट होगा स्टूडेंट को, ऑप्शन 3 में भी स्टूडेंट को डाउट होगा। क्योंकि ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में अगर हमको ये OH निकाल दिया, ये कार्बोकैटायन बनता। ये कार्बोकैटायन में कितना हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ 3 यहाँ 2, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, अभी यहाँ भी अगर हमने कार्बोकैटायन बनाया, यहाँ भी 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, यहाँ भी 5 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ भी 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन यहाँ विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ विथड्रॉइंग ग्रुप जो OH है -I ग्रुप, ये कौन सा पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन में -I है। लेकिन यहाँ कौन सा पोजीशन में -I है, थर्ड पोजीशन में -I। मैं मानता हूं NO2 स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है। कब किससे कंपेयर किया, तो OH से कंपेयर किया। तो ये कब है, जब डिस्टेंस सेम है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस सेम नहीं है, ये NO2 बहुत दूर में है। सो NO2 का विथड्रॉइंग कैपेसिटी दूर होने के वजह से कम होगा। सो मेरा हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, आंसर 1 होना चाहिए। कुछ लोग आंसर 3 भी बोल रहे हैं। दिस इज ओनली डिसाइडेड बाय NTA, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये NO2 OH में अगर कंपेयर किया, NO2 कब स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है, जब डिस्टेंस सेम है। या डिस्टेंस सेम नहीं है, सो यह बहुत दूर में है। इसलिए मेरा हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, 98 1 होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 90 सॉरी, इसका पहला क्वेश्चन 98, ठीक है। नेक्स्ट 100। स्टेटमेंट 1, द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड्स टू एट्रोफिकेशन। देखो एट्रोफिकेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट नहीं है, न्यूट्रिएंट्स इनरिच्ड बॉडी के वजह से हमको क्या होगा, एट्रोफिकेशन होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है, डेफिशिएंट वाटर बॉडी। सो स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है। ये एट्रोफिकेशन के वजह से क्या होता है, जो भी वाटर के अंदर ऑक्सीजन है वो कम होता है। सो एट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी। सो स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, सो ओके, थैंक यू। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस पेपर डिस्कशन। सर, अगर आपने देखा ये क्वेश्चन, इसमें क्या दिया, 5 मॉलिक्यूल्स दिया और उन्हें पूछा कौन सा, कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे, पूछ रहे। अगर आपने दड़े अमोनिया एंड CCl4 देखा, वो तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, बाकी 3 फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा बेटे। नेक्स्ट, अगर आपने ये देखा, इसमें ये डायरेक्टली फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको MOT में रहेगा बेटे, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 और लेस देन 14 रहा तो ये एनर्जी ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा बेटे। दिस इज दैट एनर्जी ऑर्डर। एंड नेक्स्ट, अब देखो बेटे, ये सीधा आपका कैटालिसिस सरफेस केमिस्ट्री से बेटे उन्हें पूछा कि हेट्रोजेनस कैटालिसिस मतलब, हेट्रोजेनस कैटालिसिस मतलब आपको पता है बेटे, हेट्रोजेनस कैटालिसिस में रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट अलग अलग फेजेस में रहेगा। अगर आपने हैबर्स प्रोसेस देखा, हैबर्स प्रोसेस में अमोनिया तैयारी में यूज किया वाला रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस स्टेट में रहेगा, लेकिन आयरन प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। तो दैट्स व्हाई इट इज एग्जांपल टू द हेट्रोजेनस कैटालिसिस। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सीधा फ्रॉम हमारा नोट्स में डायरेक्टली मिल जाएगा ये पॉइंट। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ आयन इज मोर स्टेबल देन Cu+1 सॉल्ट्स। व्हाई? अगर आपने देखा, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन Cu+1 मोर स्टेबल है, बट अगर आपने Cu+2 देखा, इट इज मोर स्टेबल देन Cu+1। इसका रीजन क्या है बेटे, हाइड्रेशन एनर्जी। आपको पता है हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। +2 चार्ज के वजह से Cu2 प्लस मोर स्टेबल देन Cu+1। एंड नेक्स्ट, अब देखो बेटे, ये तो पी ब्लॉक का बोरान फैमिली में आपको पता है बेटे, अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, top to bottom in p block elements higher oxidation state stability decreases and lesser oxidation state stability increases। अगर आपने बोरान फैमिली में थैलियम देखा, थैलियम इज मोर स्टेबल विथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए इसका मोनो हैलाइड्स आर हाइयर स्टेबल देन इसका ट्राई हैलाइड्स, इसलिए थैलियम आयोडाइड इज मोर स्टेबल देन थैलियम ट्राई आयोडाइड। That is next, that is, it is based on statement oriented questions, it is based on hydrogen and its compounds। that is hydrogen its compound टॉपिक में आपको डायरेक्टली देखने के मिल जाएगा। तो उसमें कह रहे थे होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लिया, होमो डायटोमिक सिंगल बॉन्ड्स में H बॉन्ड H हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बट हियर दे गिवन लीस्ट, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ए भी देखने के मिलेगा, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन कैन रिप्लेस विच एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन रिएक्टिव कंपेयरिंग विथ विच एलिमेंट्स। तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिस स्टेटमेंट ऑल्सो रॉन्ग, देयरफॉर योर आंसर इज 4th होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो बेटे, ये तो आसान है, बेस्ड ऑन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में कैसे रहता है बेटे, विथ इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इधर क्वेश्चन दिया कि नियरेस्ट नोबल कॉन्फ़िगरेशन में किसका साइज ज़्यादा रहेगा। आपको पता है नियरेस्ट नोबल गैस कौन होगा बेटे, नियान। नियान कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज एंड लेस जेड इफेक्टिव के वजह से नाइट्रोजन का साइज मैक्सिमम रहेगा, है ना बेटे। नेक्स्ट, अब देखो बेटे, ये तो डायरेक्टली कार्बन फैमिली, कार्बन का अलोट्रोप्स है। कार्बन का एमॉर्फस अलोट्रोप देखा आपने, कोक इज द कार्बन का एमॉर्फस अलोट्रोप है, इसमें कार्बन का कोई हाइब्रिडेशन नहीं रहेगा। कार्बन कोक यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है बेटे, डायमंड के पास कार्बन कनेक्टेड टू 4 कार्बन थ्रू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वेर एज अगर आपने फुलरिन्स देखे तो केज लाइक स्ट्रक्चर्स रहते बेटे, एग्जाम्पल C60 बकमिंस्टर फुलरिन। ग्राफाइट तो उनका हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड स्लिपरी नेचर के वजह से हाई टेम्परेचर्स पे उनको लूब्रिकेंट के जैसा यूज करने वाले। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा, ये 4। अब देखो बेटे, ये तो सीधा एनसीईआरटी के एस ब्लॉक में मिल जाएगा बेटे, सीधा मतलब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दे शुड प्रेजेंट 200 मिलीग्राम्स टू 300 मिलीग्राम। ये लाइन आपको सीधे एनसीईआरटी लाइन में मिल जाएगा। अभी यही पॉइंट्स आप मतलब ग्राम्स में दिया बेटे, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। नाउ आप देखो बेटे, सो इट इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, ये रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। यस, ये पॉसिबल है। जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शंस में आपको 0 एक्टिवेशन एनर्जी पॉसिबल है, तो एसर्शन सही है। लेकिन रीजन अगर आपने देखा, रीजन द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so that their energy become equal to threshold value। बट ये तो सीधा एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन है, तो रीजन सही है, लेकिन रीजन एसर्शन को सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए आपको मैं आंसर बता सकता हूँ, बोथ assertion reason true but reason is not the correct explanation of ये। ठीक है बेटे, नेक्स्ट बेटे, ये तो आपको एस ब्लॉक में बेटे, एस ब्लॉक से एस ब्लॉक में एक इंपॉर्टेंट एरिया रहता है बेटे, मेटल इन लिक्विड अमोनिया। अगर आपने सोडियम लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व किया, आपको तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड अमोनिएटेड सोडियम आयन मिल जाएगा बेटे। सर ये मेटल इन लिक्विड अमोनिया एग्जिबिट सम स्पेशल कैरेक्टर्स, उसमें पैरामैग्नेटिक नेचर, डीप ब्लू कलर वगैरह देगा। ये पैरामैग्नेटिक नेचर एंड डीप ब्लू कलर किसके वजह से बेटा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के वजह से। इसलिए असर्शन सही है, लेकिन रीजन तो गलत है। तो आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। एंड नेक्स्ट
बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑक्सी एसिड स्ट्रक्चरल बेस्ड। देखो इसने क्या दिया, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। आपको मालूम है बेटे पेरोक्सी एसिड में पेरोक्सी बॉन्ड रहेगा तो सीधा पेरोक्सी, देखो ये ऑप्शन में 3 से मैच होगा। पायरो, आपको मतलब पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो बोलने के बाद आपको इधर ब्रिज्ड ऑक्सीजन मिलता है बेटे, ये ब्रिज्ड ऑक्सीजन सीधा ऑप्शन 1 में मिल रहा है। एंड सल्फ्यूरस एसिड में एक ही डबल बॉन्ड वो रहेगा, एंड सल्फ्यूरिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड वो रहेगा, बट इसलिए आपका आंसर क्या होगा 3। नेक्स्ट बट ये तो सीधा इंटेक्स्ट टेबल में मिल जाएगा आपको, सरफेस केमिस्ट्री में ये भी। देखिए इवन सॉलिड सॉल फ्यूमाइस स्टोन, ये तो सीधा टेबल में मिल जाएगा बेटे। डिस्पर्शन फेज इज द गैस एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड। एंड दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग डायरेक्टली गिवन इन योर नोट्स, दैट इज दैट एक्चुअली इसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए बेटे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जनरली फजान्स रूल के हिसाब से सेंट्रल एटम ऑक्सीडाइज स्टेट बढ़ते जा रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, कोवलेंट नेचर बढ़ेगा, लेकिन बेसिक नेचर घटेगा। लेकिन इधर आप देखो बेटे, इधर क्वेश्चन दिया कि 5 स्टेटमेंट्स गिवन, उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा। तो आपको पता है बेटे अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल्स विथ इंक्रीजिंग सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन स्टेट कोवलेंट नेचर बढ़ेगा एंड एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बट बेसिक नेचर घटेगा। उन्होंने दिया कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, हमें ये भी पता है कि हायर ऑक्साइड्स इन बेसिक मीडियम विल गिव ऑक्सीएनियंस, इन एसिडिक मीडियम दे विल गिव ऑक्सोकैटियंस, बट लेकिन एसिडिक मीडियम में उन्होंने ऑक्सोएनियन दी, इसलिए डी भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बेटे 4। एंडलेस, ये तो फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस मेटलर्जी, दैट है अकॉर्डिंग टू मेटलर्जी इन ब्लास्ट फर्नेस ये जो रिएक्शन है 500 to 800 केल्विन के बीच में होने वाला रिएक्शन, लेकिन उन्होंने दिया 900 to 1500 के बीच में नहीं होने वाला रिएक्शन। तो आंसर आपको क्या होगा बेटे, ये 2 होगा। थैंक यू। देखो बेटे हमारा स्टार्क में आपको इक्वल प्रायोरिटी टू इनऑर्गेनिक लाइक ऑर्गेनिक एंड फिजिकल मिल जाएगा बेटे। सर लाइन टू लाइन एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी, उसका एक्सप्लेनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड क्वेश्चन एनालिसिस वगैरह रहता है बेटे, विच इज़ नॉट अवेलेबल एनी प्लेस इन ट्यूशन एरिया। थैंक यू सो मच।